ओके, मैंने यहाँ तक पढ़ाया था आपको एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने पढ़ा था सबसे पहले टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, आई थिंक आपको याद होगा हम डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूसी, एंड क्यूसी इज रिएक्शन क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्जाम में ये पॉइंट ये नहीं आने वाला है, मतलब जो आपका 25% रिडक्शन हो चुका है, राइट। तो वो 25% रिडक्शन के अकॉर्डिंग इस पार्ट को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट क्योंकि हमने दो पढ़ लिए, हमने दो इक्विलिब्रियम एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एकदम। और इम्पोर्टेंस भी है उसका आगे डिस्कस, मतलब ऐसे भले एलिमिनेट किया है, आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, राइट, बट हमें समझना चाहिए आई थिंक, क्योंकि अगर हम टॉपिक बीच में से कोई भी स्किप कर देंगे तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है आपको। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आने वाला है। 11th स्टैंडर्ड की आपको जो एग्जाम होगी कॉलेज की फाइनल एग्जाम्स, उसमें ये टॉपिक नहीं आने वाला है, उन्होंने हटा दिया इसको। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूरा टॉपिक ही नहीं आने वाला है, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है कंसेप्ट के हिसाब से, इसीलिए। और मैं ऑलमोस्ट समझा भी चुका हूँ, तो वापस सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो क्या था वो टॉपिक? तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया एटलीस्ट कि ये टॉपिक आपको एग्जाम के अंदर नहीं पढ़ना है, बट कंसेप्ट नहीं भूलना है, इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे एंट्रेंस एग्जाम में तो एटलीस्ट है इसका इंपॉर्टेंस, भले ही उन्होंने हटा दिया तो क्या हो गया। ओके, तो मैं प्रीवियस क्लास को आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, एंड दैट इज कि सबसे पहला एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, एंड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन they require another term, and that is reaction quotient, right? reaction quotient की जरूरत है ना। reaction quotient के बेसिस पे हम कंपेयर करते थे if, और मैंने आपको ये भी बताया था कि reaction quotient जो है वो किससे डिनोट किया जाता है, पहले आप मैसेज करके बताओ मुझे प्लीज। मैसेज, reaction quotient किससे डिनोट किया जाता है, प्लीज रिप्लाई। reaction quotient किससे डिनोट किया जाता है? इज डिनोटेड बाय, ओके, प्लीज रिप्लाई। रिएक्शन क्वेश्चन किससे डिनोट किया जाता है? एक रिप्लाई आया है, वो भी इनकम्प्लीट है। नॉट क्यू, क्यू सी, है ना। रिएक्शन क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ओके, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इज क्यू सी, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज क्यू पी। आप क्यू बोल सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप आंसर दोगे, ठीक है। इफ क्यू सी इज लेस देन के सी, मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? इफ क्यू सी इज लेस देन के सी, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? प्लीज आंसर। ओके, दो लोगों ने आंसर दिया, दोनों आपका आंसर सही है, प्लीज रिप्लाई करो यार। पढ़ रहे हो ना, आपको यूटिलाइज करना चाहिए, हाँ, लॉकडाउन जितना हो सके उतना। ओके, ये भी सही है, लेफ्ट टू राइट भी बोल सकते हो, फॉरवर्ड। प्लीज पढ़ो, लॉकडाउन में जितना हो सके उतना पढ़ो, अच्छा है, काफी अच्छा टाइम भी मिला है ये पढ़ने के लिए। ठीक है, जिनके पास सोर्सेज नहीं है समझता है, पर एटलीस्ट जिनके पास सोर्सेज है तो प्लीज पढ़ना चाहिए आप लोगों को, इसको यूटिलाइज करना चाहिए, सो प्लीज पढ़ो। ठीक है, ओके, आंसर इज फॉरवर्ड, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी राइट है। नेक्स्ट है इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, तो बैकवर्ड जाएगा, ऑब्वियसली आपने इसका आंसर दे दिया तो आप वो बता ही दोगे। एंड इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब क्यूसी इज इक्वल्स टू केसी होगा। दूसरी बात, क्यूसी और केसी बिल्कुल सेम दिखता है, क्यूसी और केसी बिल्कुल सेम दिखते हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों का कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऊपर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, नीचे होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है दोनों में? फिर दोनों में डिफरेंस कहां पर है, तो बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूसी एंड केसी? आप अनम्यूट करके भी कोई बता सकता है, मुझे चलेगा, अगर इतना बड़ा नहीं लिख सकते हो तो। नहीं, not equilibrium constant, answer is equilibrium concentrations. It involves concentration, both involves concentration, both involves concentration. आप बोल रहे हो it involves concentration, QC as well as KC,
both involves concentration. Then what is the difference? Difference is Kc involves equilibrium concentrations. Kc requires exactly equilibrium concentrations, while Qc, in Qc the concentrations which are used, they might be equilibrium concentration, or they might be not, they may not be the equilibrium concentrations. ये difference है. अगर वो लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हुए तो फिर QC इज इक्वल टू KC हो जाएगा. प्लीज कॉन्सेप्ट मत भूलो, दोनों में ही कॉन्सेंट्रेशंस इन्वॉल्वड है, बट KC इज प्योरली, इफ यू वांट टू फाइंड KC देन हमारे पास प्योरली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस होने चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइंड KC. ऑन द अदर साइड आपको अगर QC निकालना है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हो. एट एनी इंस्टेंट जो भी कॉन्सेंट्रेशंस आपके पास रिएक्टेंट के हैं, जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास प्रोडक्ट के है, आप पुट करो, उसकी वैल्यू निकालो, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. आई थिंक इतना आपको क्लियर है, मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. एक्सटेंट मींस कि कौन ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है. जब इक्विलिब्रियम आ गया, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, तब कौन ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है. तो इफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, I mean if equilibrium position is towards product, equilibrium position अगर प्रोडक्ट की तरफ है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा. प्लीज म्यूट. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स आप Kc की वैल्यू चेक करके बता सकते हो. अगर आप Kc की वैल्यू देख रहे हो बहुत हाई वैल्यू है, देन डेफिनेटली किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने वाला है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा. इफ Kc की वैल्यू बहुत कम है, देन डेफिनेटली किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने वाला है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने वाला है. ठीक है, इफ Kc, सॉरी, इफ Kc इज एग्जैक्टली 1, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है. यहाँ पर हमने रोका था. आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें. ठीक है, भले ही उन्होंने एलिमिनेट किया है, बट आपके एंट्रेंस एग्जाम में से एलिमिनेट नहीं होने वाला ये टॉपिक जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे. अभी के लिए भले ही एलिमिनेट किया हो. ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर है, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश पूरी की है. ठीक है, Kc की वैल्यू हाई कब होती है, जब 10⁻³ से ज्यादा होता है. Kc की वैल्यू कम कब होती है, जब 10⁻³ से कम है. ठीक है, we consider it as very low. If it is more than 10⁻³ we consider it as very high. ठीक है, ओके. तीसरी एप्लीकेशन जो इसकी है, टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस. तीसरी एप्लीकेशन है इसकी टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस. अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान से देखना. टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस. ओके, सबसे पहले आप इस रिएक्शन देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं पहले. एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी used to calculate the composition of a equilibrium mixture. Definitely अगर आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर पता करना है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर मींस जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस. और क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट हो गए, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होगा उस तरफ उस टाइम पे, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर वर्ड यूज किया गया इक्विलिब्रियम मिक्सचर. इक्विलिब्रियम मिक्सचर मींस concentration of reactant and product at equilibrium, right? Consider an equilibrium reaction. समझो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक में भी आगे आने वाली है. क्या है, एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल. एसिड आप देख सकते हो, दिस इज एसिटिक एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड. रिएक्ट विद अल्कोहल, क्या मिल रहा है, एस्टर. ये क्या है, एस्टर. अब ये सब मैटर नहीं करता है एस्टर है कि क्या है, वो सब आप बाद में सीखोगे. एंड वाटर. ठीक है, उन्होंने वैल्यू दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कितनी, 4. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 4 एट अ सर्टेन टेंपरेचर. इस पूरे रिएक्शन की के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 4. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम क्या पता कर सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आया होगा तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव कर पाए. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर वैल्यू हमारे पास है तो हम इंडिविजुअली इन सब का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं. इसका इंडिविजुअली हम इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, हम अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं,
हम एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, हम वाटर का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, सबका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो एप्लीकेशन का नाम क्या है, टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको भी थोड़ी देर में, देखो क्या लिखा है, इफ वी स्टार्ट विथ 2 मोल ऑफ इथेनॉइक एसिड, दिस इज इथेनॉइक एसिड, दिस इज इथेनॉइक एसिड, ठीक है। इफ वी स्टार्ट विथ 2 मोल ऑफ इथेनॉइक एसिड एंड 2 मोल ऑफ इथेनॉल इन V liters, in V liters, राइट। हमें पता है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। और आप सबको पता है, मैंने स्टार्टिंग से सिखाया है कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ। श्रद्धा, आपको कुछ पूछना है, आपका हैंड रेज दिखा रहा है, श्रद्धा केजरीवाल, आपको कुछ पूछना है, आपका हैंड जो है वो रेज दिखा रहा है, इट्स ओके, ठीक है। ओके, तो एक मिनट, हाँ, तो देखना, ध्यान देना है यहाँ पर, आपके लिए एकदम न्यू है वापस। मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना सिखाया है, कैसे निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यानी मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास मोल्स है, हमारे पास वॉल्यूम है V लीटर, ठीक है। तो हम इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। इथेनॉइक एसिड का कितना हो जाएगा, 2/V, राइट, 2/V, क्योंकि वॉल्यूम कितनी है, V लीटर, तो मोल्स कितने हैं, 2, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2/V। सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा, 2/V, राइट। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या लिखा है, लेट अस फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, कंसिडर x मोल ऑफ इथाइल इथेनोएट एट इक्विलिब्रियम। ओके, इसका क्या मतलब है, एक मिनट बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज। अब ध्यान दो, ये थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप है, मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि आपके एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब ध्यान दो क्या करना है एक्चुअली। मैं आपको ना जनरलाइज सिखा रहा हूँ, जनरलाइज, या फिर इसी रिएक्शन को सिखाता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूँ। आपके पास है एसिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। मैंने शॉर्ट में लिखा उस रिएक्शन को, उसी रिएक्शन, तो इसके पीछे इसके पहले वाले पेज पे जो था उसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर प्लस वाटर। अब ध्यान देना, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है, कितना है, 2/V। इसका हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज आल्सो 2/V, ठीक है, 2/V एंड 2/V। अब करना क्या होता है, आपका ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन है, एस्टर एंड वाटर। देखो क्या करना होता है वो ध्यान देना, समझो कि इसमें से इनिशियली, इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान देना मेरी बात तो ही समझ में आएगा। इसमें इनिशियल मोल्स कितने थे, 2, इसके भी इनिशियल मोल कितने थे, 2, 2 मोल थे। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, यानी जब इक्विलिब्रियम आया होगा, जब इक्विलिब्रियम आया होगा, तो इस 2 में से, इस 2 में से कुछ, 2 में से कुछ निकल के एस्टर बना होगा और वाटर बना होगा, राइट। ऑब्वियसली 2 में से कुछ तो निकला होगा, 2 में से कुछ तो निकला होगा, है ना, उस 2 में से कुछ तो निकला होगा, और वही जाके क्या बना होगा, एस्टर और वाटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियली ये है 2/V, ये भी है 2/V, और इनिशियली एस्टर और वाटर कितना है, 0 और 0। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ तब एस्टर और वाटर तो बिल्कुल नहीं थे, है ना। अब मैं समझो, लेटस अज्यूम कि, लेटस अज्यूम कितना पार्ट इस 2 में से निकल के गया, x पार्ट, कितना निकल के गया, x पार्ट निकल गया इसमें से, x पार्ट इसमें से निकल के किस में कन्वर्ट हो गया, एस्टर एंड वाटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ देर बाद वाटर कितना बन जाएगा, एस्टर कितना बन जाएगा, x,
वाटर भी कितना बन जाएगा x, प्लीज ध्यान देना तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज एकदम कंसेप्चुअल है। x और x हो जाएंगे, कुछ देर बाद इसमें से कुछ देर बाद एस्टर कितना बन जाएगा x, वाटर भी कितना बन गया x। अब आप सोचो अगर x बना, इसका मतलब है एसिड और अल्कोहल में से x निकला होगा तब तो जाके एस्टर और वाटर x बने, और इनिशियली एसिड कितना था 2, तो 2 माइनस x हो जाएगा। एसिड कितना हो जाएगा 2 माइनस x, क्योंकि उसमें से कुछ हिस्सा निकल के एस्टर और वाटर बन गया। सिमिलरली अल्कोहल में से भी कितना निकला होगा 2 माइनस x। ये तो हो गए मोल्स, ये तो क्या हो गए मोल्स। हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशंस, हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशंस। मोल से कॉन्सेंट्रेशन कैसे बना सकते हैं, बाय डिवाइडिंग वॉल्यूम। सबको मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, हमें पता है वॉल्यूम कितनी दी है उन्होंने v, तो सबको मैंने किससे डिवाइड कर दिया v से। तो ये बन गए कॉन्सेंट्रेशंस, ये बन गए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है, लेट अस अज्यूम एट इक्विलिब्रियम ये कितना है, इसके कितने मोल्स है एस्टर के x, वाटर के भी कितने हैं x। अजम्पशन है अगर ये x है तो एसिड में से भी x निकला होगा, अल्कोहल में से भी x निकला होगा। एसिड इनिशियली 2 था तो 2 माइनस x हो गया, अल्कोहल इनिशियली x था तो 2 माइनस x हो गया। आई होप इतना समझ में आया। और क्योंकि हमें सिर्फ मोल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशंस, इसलिए मैंने उन सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो मुझे सारे के सारे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मिल चुके हैं। तो दीज आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। अभी तक वैल्यू नहीं निकली, वैल्यू हम निकालेंगे। पहले बताओ इतना समझ में आया क्या? किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर इस पॉइंट पे कोई डाउट है तो। समझ लो, कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं, कंसेप्चुअल है, कोई डाउट नहीं। ओके, प्लीज मैसेज, अगर डाउट नहीं है तो मैसेज करो, क्योंकि मुझे सिर्फ एक मैसेज आया है कि नो डाउट। अभी उसमें से अभी आप लोग ऑलमोस्ट कितने हो, 24 हो, एक मैसेज आया है कि नो डाउट। क्या समझूं मैं, कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं समझ में आया, प्लीज रिप्लाई करा करो। ठीक है, मेरे को अगर 3-4 डाउट मैसेज आ जाएगा तो बस हो गया। ओके चलो ठीक है, ठीक है। लैंड्रॉइड डोंट वरी, आप क्या करो ना, मेरा मैसेज, ये जो लेक्चर है ना ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप है ना वो रिकॉर्ड वाले सेक्शन से पढ़ लेना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और अब उसमें भी समझ में नहीं आता ना तो आप मुझे वापस पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ऐसे। हमारा लेक्चर डाउनलोड हो रहा है, ये लेक्चर जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज मुझे अगले क्लास में जरूर बताइए, ठीक है। फिर भी मैं शॉर्ट में वापस बता देता हूँ लैंड्रो, सुन लो। देखो मैं क्या बता रहा था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एसिड है, ओके, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर, राइट। ये रिएक्शन था इसके प्रीवियस वाले पेज पे। एसिड इनिशियली कितना दिया है 2, अल्कोहल इनिशियली कितना दिया है 2 मोल्स, 2 मोल्स है, राइट। जब इनिशियली ये दोनों 2-2 है तो एस्टर और वाटर कितने होंगे 0 और 0, कि रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है। जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट कहां से होगा, है ना, सारा का सारा रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट तो 0 होगा इनिशियल। फिर क्या होने वाला है, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो हमने अजम्पशन लिया है कि एट इक्विलिब्रियम एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया समझो x। कितना कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी कितने मोल्स हो गए x, वाटर के भी कितने मोल्स हो गए x। अब आप सोचो कि अगर एस्टर और वाटर के मोल्स x हुए तो इसका क्या मतलब है, इनिशियली ये कितना था 2, तो ये 2 में से कुछ तो गया होगा तब जाके x बना, तो 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। सिंस ये सब मोल्स है, हमें कॉन्सेंट्रेशंस की जरूरत है, हमें मोल्स की जरूरत नहीं, हमें कॉन्सेंट्रेशंस की जरूरत है। इसीलिए हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करता है तो कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। सिंपल, आई थिंक अब तो समझ आ ही गया होगा किसी को जो भी डाउट है। अच्छा, ये इतना सिंपल नहीं जितना इधर लग रहा है, इसमें कुछ और चेंजेस होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर x बना, ध्यान देना यहाँ पर कुछ और चीज मैं बता देता हूँ। हालांकि ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल पूछा है तो इतना डिटेल में इधर, फिर भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, प्लीज सुनो इन सब चीजों को। एक्चुअली
यहाँ पर चलो यहाँ एक काम करते हैं, बाद में समझेंगे, पहले इतना ही काफी है, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले सिंपली देखते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो हमें सारा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कितने हो गए, x by v, और इतना तक समझ में आया, ठीक है। अब हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि केसी का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आया था x by v इंटू x by v, राइट। एक एस्टर का, एक वाटर का, यही कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आई थी। सिमिलरली हमारे रिएक्टेंट की वैल्यू थी 2 माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन वी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर, राइट। ऊपर भी मैं वैसे ही लिख सकता था एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन वी इज क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो मैं वी स्क्वायर और वी स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारे केसी की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी, दैट इज 4। अगर आपको याद होगा प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ था कि केसी की वैल्यू कितनी दी थी, 4। मैं यहाँ पे ले सकता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा दोनों का तो आप समझ सकते हो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 माइनस एक्स। इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इसको पेज से ही पढ़ा देता हूँ आपको, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप यहाँ से ही देख लो, ये रहा, देखो यही लिखा है, इन्होंने केसी लिखा, ऊपर किसका कॉन्सेंट्रेशन लिया, एस्टर वाटर, नीचे एसिड अल्कोहल, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमने की थी, क्या आई थी, एक्स बाई वी, नीचे आ जाएगा 2 माइनस एक्स बाई वी, 2 माइनस एक्स बाई वी, वी हटा दिया उन्होंने, कैसे, ऊपर भी वी स्क्वायर नीचे भी वी स्क्वायर, राइट। आंसर केसी की वैल्यू 4 दी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, 2 इज इक्वल्स टू एक्स 2 माइनस एक्स। फाइनली इक्वेशन ऐसा कुछ आता है 4 माइनस, ये आपको मैथ्स ये सब तो आता ही होगा। फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 4/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, एंड 4/3 इज 1.33। इस एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इस एक्स की वैल्यू जहां पर हमने अजम्पशन लिया था, क्या अजम्पशन लिया था हमने कि एस्टर कितना है, एस्टर कितना था, एक्स। तो बस एस्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.33। वाटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.33। और इनकी वैल्यू हमने कितनी ली थी, 2 माइनस एक्स, तो वहां पर 1.33 माइनस करना होगा, तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स की वैल्यू 1.33 आ गई, तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.67, 0.67। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पर नीचे जो दो थे उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.67, 0.67, और ऊपर जो दोनों हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1.3, 1.33। देखो लिखा है therefore equilibrium concentrations are 0.67 mole of ethanoic acid, 0.6 mole of ethanol and 1.33 mole of ethyl ethanoate, and actually उनको वाटर भी लिखना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिखा है। ethyl ethanoate is ester। बताओ कोई डाउट इसमें, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ पर, प्लीज रिप्लाई। समझ में आ गया? तो इस तरह से अगर आप सोचो, इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर हमें ये 4 नहीं दिया होता, आप सोचो इसकी वैल्यू नहीं पता होती इस 4 की, ये 4 क्या है, केसी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। अगर ये 4 नहीं दिया होता तो क्या हम ये सब एक्स निकाल पाते? हमें पता है किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर एक वेरिएबल होता है तो वी कैन फाइंड इट, है ना, एक ही वेरिएबल है दैट इज एक्स। बट अगर दो वेरिएबल होंगे तो कैसे फाइंड कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है। दो वेरिएबल तो हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब साइमल्टेनियस इक्वेशन हो, उसके लिए दो इक्वेशंस भी तो होने चाहिए, यहाँ पर कहीं पे भी दो इक्वेशंस तो नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पता करने हैं, जैसे हमने यहाँ निकाले 0.67, 0.67, 1.33, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, केसी की। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, केसी की। इनफैक्ट यहाँ से ये भी पता चल गया हमें, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि केसी जो होता है, अगर केसी ज्यादा होता है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। किसका कम होता है, रिएक्टेंट का कम होता है। आप देख सकते हो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, 1.33 है,
रिएक्टेंट का कितना है 0.67 है। यहाँ से ये भी समझ में आ जाता है कि केसी क्योंकि 1 से ज्यादा था, इसीलिए किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने वाला है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, हेंस जस्टिफाइड, प्रूव्ड। आप देख सकते हो ये टेबल में उन्होंने यहाँ पर ये सब बताया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो इनिशियल मोल्स 2 2 0 0, यही समझाया मैंने आपको। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे उन्होंने अजम्पशन लिया, क्या हो गया इसके वैल्यू x x, तो ये कितना हो जाएगा 2 - x 2 - x। बट हमें क्या चाहिए कॉन्सेंट्रेशंस, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, सो हमने किससे डिवाइड कर दिया सबको v से। बताओ कोई डाउट? ये एक क्वेश्चन करने से इतना जल्दी समझ में नहीं आता, हालांकि बहुत कुछ रहता है, बट आपकी बुक में इतना कुछ डिटेल दिया नहीं है, सिर्फ एक ही दिया है और आपके सिलेबस में से भी इसको निकाल दिया गया है। तो बाकी जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब मैं वापस पढ़ा दूंगा। अब बताओ यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? ये 3 एप्लीकेशन हो गए, तो एप्लीकेशन के नाम याद रखो। पहला एप्लीकेशन था टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, एंड तीसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल दिया हम उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल दिया हम उसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, मैं आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ता हूँ, मुझे बताओ क्या आपको ये कंटिन्यू करना है या फिर आपको आपके एग्जाम जो रिडक्शन सिलेबस है उसके हिसाब से ही पढ़ना है? आप बताओ मुझे मैसेज करके, इसी को कंटिन्यू करूँ ये जो एग्जाम्पल बचा है, या फिर इसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो मैं आपको आगे पढ़ा सकता हूँ, आप चाहो तो आपको ये एग्जाम्पल समझा देता हूँ, क्या करना है बोलो। ठीक है, ओके, तो काफी लोग, ओके ठीक है ठीक है, ओके, काफी लोग बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है आप हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ही तो बचा है और इससे शायद आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी, क्योंकि इस जो जिस तरह से इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है उससे आपको कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं आने वाली है, एक ही क्वेश्चन से कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आने वाली है, क्योंकि जितना इजी दिख रहा है उतना इजी होता नहीं है, दिमाग लगाना होता है काफी। और क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और आ सकती है। ओके क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड आर मिक्स्ड। थोड़ी देर में लेक्चर बंद हो जाएगा, प्लीज वापस जल्दी से ज्वाइन कर लेना। Okay. Equal concentrations of hydrogen and iodine are mixed together in a closed container at 700 Kelvin and allowed to come to equilibrium. Sorry. If the concentration of Hi at equilibrium is 0.85 mole per dm cube, equilibrium concentration Hi का दिया हुआ है, ठीक है। What are the equilibrium concentrations of hydrogen and iodine if Kc is equals to 54 at this temperature, तो Kc की वैल्यू दी है, Hi की वैल्यू दी है, इक्विलिब्रियम पे एक्चुअली Hi कितना है हमें पता करना है कि इक्विलिब्रियम पे H2 और I2 कितना होगा, ठीक है। ओके मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ और प्लीज ध्यान देना तब जाके समझ में आएगा। इजी है वैसे, कोई टफ नहीं है। आपको पता है कि हमें पता है Hi कैसे बनता है, H2 plus I2 gives 2Hi, राइट? दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। रिवर्सिबल का डायरेक्शन आपको क्लियर दिख रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक क्लू दिया है, दैट इज क्लोज्ड कंटेनर। मैंने आपको बताया था जब कभी भी क्लोज कंटेनर होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन में हर एक चीज का मतलब होता है, हम उतना स्पॉट नहीं कर पाते, बट मतलब होता है। फिर हमने इसका केसी लिख दिया और हमने केसी लिखना सीखा है, कैसे लिखते हैं। क्या लिखा हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और उसका कोई पावर है तो वो ऊपर उसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट है तो वो पावर में जाएगा, के आगे कोएफिशिएंट 2 है, पावर में 2 चला गया, अपॉन ये दोनों, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस तरह से हमने केसी लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इतना तो केसी लिख दिया हमने, ओके। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड आर मिक्स टुगेदर, ओके।
तो काफी सिंपल हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर ये कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, तो ये भी इजी हो गया। आपको पता है केसी की वैल्यू, राइट? केसी की वैल्यू कितनी है 54। एच आई की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी है, राइट? हाँ, H2 और I2 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, समझो आप एक को x लोगे तो दूसरा भी x हो जाएगा। अगर आपने H2 को अज्यूम किया है x, तो I2 भी कितना हो जाएगा x, तो फाइनली वो वैल्यू क्या बन के आएगी x²। जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही किया, देखो H2 गैस का स्क्वायर कर दिया। कैसे किया होगा H2 गैस, हमें पता है ना कि हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन। तो उन्होंने आयोडीन की जगह हाइड्रोजन को पुट कर दिया वापस, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन रेस टू 2, राइट? हाइड्रोजन रेस टू 2, तो काफी इजी क्वेश्चन है, फिर तो कोई टफ नहीं है इसमें, ठीक है? तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है हमें, तो वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कैलकुलेशन करोगे तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 0.12 मोल पर डीएमके, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड आर इक्वल टू 0.12। कोई डाउट है इसमें? कोई बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कोई डाउट? नो सर। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था। तो हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लूज होते हैं, आपको उसको यूज करना पड़ेगा, है ना? जैसे इन्होंने क्लू क्या दिया था, इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो वही क्लू है, इसको यूज करके हमने फाइंड कर लिया। आई थिंक डिफिकल्ट नहीं था ये। ओके, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको केसी नहीं दिया होता तो आप नहीं फाइंड कर पाते, तो यहाँ से पता चलता है कि ये केसी का एप्लीकेशन है। ओके, तो ये पूरा टॉपिक हो गया, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। हमारे एप्लीकेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट इज लिंक्ड बिटवीन, ये टॉपिक अभी आपको एग्जाम में है, सिर्फ यही टॉपिक एलिमिनेट किया है। सिर्फ कौन सा टॉपिक इसमें से एलिमिनेट किया है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बाकी सब है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिंक बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। ओके, मैं आपको बता दूं, केमिकल काइनेटिक्स आपके 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, ठीक है? तो उन्होंने सिर्फ एक हल्का सा मेरे ख्याल से बताया है लिंक, और कोई बड़ा सा लिंक नहीं है, ये वापस ऊपर की चीजों को ये लोग घुमा फिरा के बार बार लिख रहे हैं, ठीक है? तो कोई खास है नहीं वैसे, चलो तो भी मैं समझा देता हूँ। आपको पता है केसी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, आपको पता ही है, के एफ अपॉन के बी, वही है के एफ अपॉन के बी ना। के एफ मीन्स क्या था, के क्या था, रेट कांस्टेंट, राइट? हम लिखते थे ना ऐसे, एक मिनट, को याद होगा तो हम ऐसे लिखते थे, रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी कॉन्सेंट्रेशन, रेट, तो ये के क्या होता था, दैट के इज रेट कांस्टेंट, राइट? तो एक रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता था, एक रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए होता था। और जब हमने फाइनली फाइंड किया था तो केसी का फॉर्मूला आया था के एफ अपॉन के बी, ये आया था, अगर आपको याद होगा, या फिर आप वापस चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो केसी की वैल्यू क्या आती है, के एफ अपॉन के बी। इन्होंने के बी नहीं लिख के के आर लिखा है, वही होता है। मैं के बी मतलब बैकवर्ड बोल रहा हूँ, बुक के आर वर्ड यूज कर रहा है, आर मीन्स रिवर्सिबल, ठीक है? रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे वो लोग, मैं बैकवर्ड और रिवर्स एक ही वर्ड होता है, ठीक है? तो वही उन्होंने यूज किया, के सी इज इक्वल्स टू के एफ अपॉन के आर। ये के एफ और के आर क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, ठीक है? हम बैकवर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब उससे क्या समझ में आता है, एकदम वापस वही चीज वापस दे दी उन्होंने। अब आप सोचो, दो कॉलम बनाए उन्होंने, इफ के एफ इज ग्रेटर देन के आर, अगर आपका के एफ के आर से बड़ा है, और लॉजिक सी बात है, अगर के एफ के आर से बड़ा है तो के सी बड़ा होगा, therefore kc is very large। अगर kf और kr की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, then kf and kr have comparable values, therefore kc nearly 1 होगा। लॉजिक सी बात है बहुत। अब ये सब तो हमने पहले से ही पढ़ा है कि अगर kc बहुत ज्यादा लार्ज होता है, तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना कि kc की वैल्यू अगर बहुत लार्ज है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने वाला है, प्रोडक्ट का। और अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन। तो वही लिखा देखो, देयरफॉर रिएक्शन गोज ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, वही चीज वापस लिखिए। अगर 1 होगा तो मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा, है ना? फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, दोनों की वैल्यू कंपेरेबल है ना?
जितनी वैल्यू रिएक्टेंट की उतनी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू। फिर क्या लिखा है, इफ KF इज मच लार्जर देन KC, KF बहुत ज्यादा बड़ा है, द रिएक्शन में बी इरिवर्सिबल। बहुत ही लॉजिक, सही बात है। अगर आपका KF जो है, KF कुछ ज्यादा ही बड़ा है, 10⁻40, 10⁻45, अगर इतना ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है, प्रोडक्ट का। कौन से रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि if KF is much larger than KC, the reaction may be irreversible, है ना। रिवर्स रिएक्शन इज टू स्लो टू बी डिटेक्टेड। बैकवर्ड रिएक्शन इतना कम है कि हम उसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। और ये तभी बोल सकते हैं जब KC की वैल्यू बहुत ज्यादा, सॉरी KF की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड। और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो इसका मतलब है कंपैरेबल कॉन्सेंट्रेशन से। देख सकते हो, कंपैरेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। वो लोग इन शॉर्ट वही चीजें वापस रिपीट कर रहे हैं। ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था ना, वही है। तो ये जो रेट कांस्टेंट है ना, एक्चुअली ये जो रेट कांस्टेंट, ये सब आपको डिटेल में आने वाला है केमिकल काइनेटिक्स में। इसीलिए इधर लिखा गया है कि लिंक बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। एक्चुअली KC वाला जो पार्ट है, KC बिलोंग्स टू केमिकल इक्विलिब्रियम एंड KF एंड KR बिलोंग्स टू केमिकल काइनेटिक्स। इसीलिए लिंक बोला गया है कि लिंक बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पर ये पॉइंट समझना, हाँ प्लीज आप लोग क्या बोल रहे हैं कि KF अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, KF अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। आप सोचो KF किससे बड़ा है, KC से भी बड़ा है। आप बताओ मुझे, KF KC से बड़ा कब होगा। देखो समझो ये KC है ना, और KF जो है वो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। अगर KF काफी बड़ा है, KC से भी बड़ा है, तो फिर क्या होने वाला है वो जान दो, एग्जाम्पल कंफ्यूज हो जाएगा। KF अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, KF क्या इंडिकेट करता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। वो ये बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कितना स्पीड से जा रहा है। तो अगर KF की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बैकवर्ड हो ही नहीं रहा है। और बैकवर्ड अगर ऑलमोस्ट नहीं हो रहा है तो वी कैन कंसिडर इट एज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। बताओ कोई डाउट है इसमें? आई थिंक वही चीज वापस रिपीट की है, तो कोई कंफ्यूज होने वाली जैसी चीज तो नहीं है वैसे, बट फिर भी। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाली है वो आने वाली है ली चैटेलियस प्रिंसिपल। आई नो नाम अजीब है, जितना नाम अजीब है उतना इसका कॉन्सेप्ट भी अजीब है, तो समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट का नाम है ली चैटेलियस प्रिंसिपल, आने वाला है आगे। और वो डील करने वाला है इक्विलिब्रियम पोजीशन